कहीं भी जाओ मेजॉरिटी इंडियंस में एक चीज कॉमन मिलेगी। हर दूसरे इंडियन के शरीर पर एक ट्रेडमार्क डिजाइन मिलता है। निकला हुआ पेट, थोड़ा सूजा हुआ चेहरा और मुंह पर 2-3 चिन्ह जो जूम आउट करने पे भी नहीं चुकता। जिम का रास्ता भूल गए हैं लेकिन फास्ट फूड के मेन्यू याद है। और फिटनेस का मतलब सिर्फ एक ही मंत्र, वजन कम करना है। लेकिन असली सवाल ये है, हमारी असली आइडेंटिटी क्या बन गई है? एक टाइम था जब भारत योग और आयुर्वेदा का विश्व गुरु था। आज हम उन देशों में शामिल हैं जहां ओबेसिटी सबसे तेजी से बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात, लोगों ने इसे नॉर्मल मान लिया है। पेट निकला है, कोई बात नहीं, एज के साथ होता है। थोड़ा सा तुलतुला चेहरा, अरे सब तो ऐसे ही है। पड़ोस वाली शर्मा आंटी बोलेगी, थोड़ा हेल्दी हो गया है बेटा। ऑफिस वाले कोलीग हंसेंगे, भाई शादी के बाद पेट तो बढ़ता ही है। और घर वाले बोलेंगे, लड़का मोटा है मतलब अच्छा खाता पीता है। मतलब हम मोटापे को एक्सेप्ट कर चुके हैं। पर भाई जब पूरी जनता ही अनहेल्दी हो तो नॉर्मल का मतलब हेल्दी नहीं हो जाता है। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और 40 की उम्र तक बाईपास सर्जरी, ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। पर सवाल ये है, गलती हमारी है या सिस्टम की, या लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल है या जीन्स? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम कुछ बदलने को तैयार हैं? पतले हाथ और पैर, बिल्कुल भी मसल मास नहीं, और कमर के आसपास जमा हुआ अनावश्यक चर्बी, ऐसा शारीरिक स्वरूप जो आम तौर पर स्किनी फैट कहलाता है। कपड़ों में सब ठीक लगता है लेकिन जब कपड़े उतारे तो असल तस्वीर कुछ और होती है। ये साउथ एशियंस में बहुत देखा जाता है। इसे एशियन इंडियन फिनोटाइप या थिन फैट फिनोटाइप भी कहा जाता है। आपने ही अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और शायद खुद अपने अंदर भी देखा होगा। जेनेटिक्स का यहाँ बड़ा रोल है और ब्रिटिश भी इस इक्वेशन का हिस्सा है। एक थ्योरी है, थ्रिफ्ट जीन हाइपोथेसिस, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट ने दिया था। ब्रिटिश जब साउथ एशिया आए तब यहाँ हर कुछ सालों में भुखमरी, फैमिन होती थी। इसका असर ये हुआ कि जो लोग ज्यादा फैट स्टोर करने वाले जीन्स के साथ सरवाइव कर सके, उन्हीं के वंश आगे चले। उनका शरीर अगली भुखमरी के लिए फैट बचाकर रखने लगा। मसला ये है कि अब भुखमरी नहीं, फास्ट फूड है, लेकिन हमारा शरीर अब भी फैट स्टोर करने की आदत नहीं छोड़ रहा। जरा सोचिए, साउथ इंडिया के फेमस खाने इडली, डोसा, उत्पम, ये सब किससे बनते हैं? चावल के घोल से। मतलब पूरे कार्ब्स। कार्ब्स बुरे नहीं हैं, लेकिन जब पूरी डाइट ही कार्ब से भरा हो तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ये सिर्फ साउथ इंडियन तक सीमित नहीं है, पूरे भारत में हम सिर्फ एक चीज ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। और सबसे बड़ी गलतफहमी, डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने से होती है। गलत। डायबिटीज सिर्फ चीनी से नहीं, बल्कि पूरे दिन की टोटल कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट इंटेक से होती है। और हमारे डेली डाइट का 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। और प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। लोग सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है। गलत। हर आदमी को प्रोटीन खाना चाहिए, चाहे वो जिम करे या ना करे। प्रोटीन सिर्फ मसल बनाता नहीं, मसल को बचाता भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोटीन हमें ओवर ईट करने से रोकता है, क्योंकि हमारी बॉडी सिर्फ कैलोरी पे नहीं चलती, हार्मोन्स में भी चलती है। 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, पहला ग्रेलिन, हंगर हार्मोन जो भूख लगने के सिग्नल भेजता है। दूसरा पेप्टाइड, फुलनेस हार्मोन जो सिग्नल देता है कि अब बस और मत खाओ। जब हम प्रोटीन रिच खाना खाते हैं तो ग्रेलिन का लेवल कम होता है और पेप्टाइड बढ़ता है। मतलब भूख कंट्रोल में रहती है और हम ओवरईट नहीं करते। पर कार्ब्स, वो इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। कार्ब्स तुरंत डाइजेस्ट होते हैं, ग्लूकोज बढ़ाते हैं और एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट देते हैं। इसी वजह से वर्कआउट से पहले लोग बनाना या ब्रेड खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये पूरे कार्ब्स होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ कार्ब्स खा रहे हैं और प्रोटीन को इग्नोर कर रहे हैं तो ये एक हार्मोनल डिजास्टर है। ग्रेलिन बढ़ता रहेगा, भूख लगी रहेगी और आप बार बार खाते रहेंगे। रिजल्ट, वजन कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 12 साल तक एक सर्वे किया जिसमें पूरा देश के हर राज्य और केंद्र सहित प्रदेश के लोग शामिल थे। नतीजा, हमारे भोजन का 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो अमेरिका में ये सिर्फ 50% है। समस्या सिर्फ ये नहीं कि हम ज्यादा कार्ब्स खा रहे हैं, असली दिक्कत ये है कि हम प्रोटीन कम खा रहे हैं। प्रोटीन ही मसल बनाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और भूख कंट्रोल रखता है। पर हमारी थाली देखो, चावल, रोटी, आलू, सब जगह कार्ब्स ही कार्ब्स। प्रोटीन बस एक साइड डिश की तरह दिया जाता है, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी। राजमा, चना और पल्सेस जरूर प्रोटीन रिच हैं, पर ये भी इतनी कम मात्रा में खाए जाते हैं कि इनका इम्पैक्ट निग्लिजिबल हो जाता है। और फिर भारत में अधिकांश लोग अपनी सेहत जांचने के लिए एक फॉर्मूला का सहारा लेते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है जो आपके वजन और हाइट के अनुपात पर आधारित होता है।
बीएमआई स्केल के मुताबिक अगर आपका बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच है तो आप हेल्दी वेट कैटेगरी में आते हैं। 25 से 29.9 तक का बीएमआई ओवरवेट माना जाता है और अगर ये 30 के ऊपर चला जाए तो आप ओबीस की कैटेगरी में आ जाते हैं। सुनने में एक साइंटिफिक तरीका लगता है लेकिन ये असली तस्वीर दिखाने में फेल हो जाता है। WWE में स्टीव ऑस्टिन जो एक प्रोफेशनल रेसलर था 6 फुट 2 इंच का था और उसका वजन 250 पाउंड था। बीएमआई के मुताबिक वो ओबीस है। दूसरी तरफ एक आदमी जो बाहर से पतला दिख रहा है लेकिन अंदर से बिल्कुल अनफिट हो, उसका बीएमआई नॉर्मल आ सकता है। तो सवाल ये उठता है, क्या बीएमआई सच में हेल्थ का बैरोमीटर है? 2020 की एक स्टडी के मुताबिक 43% भारतीय जिनका बीएमआई नॉर्मल था असल में मेटाबॉलिक रूप से अनहेल्दी निकले। इसका मतलब ये है कि बीएमआई सिर्फ एक संख्या है जो हेल्थ का पूरा सच नहीं बताता, लेकिन अब तक कोई बेहतर और वाइडली एक्सेप्टेड मेट्रिक नहीं आया है, तो फिलहाल हम इसी पर चल रहे हैं। WHO के मुताबिक 1975 से लेकर 2016 तक मोटापा 3 गुना बढ़ चुका है। पहले ये माना जाता था कि मोटापा सिर्फ अमीर देशों की समस्या है, लेकिन अब ऐसे देश भी जो मिडिल इनकम या लो इनकम होने के बावजूद ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। 2019 में दुनिया भर में जो 50 लाख लोग मरे उनमें से 8 लाख सिर्फ ओबेसिटी के कारण थे। ये संख्या HIV और एड्स से होने वाली मौत से 6 गुना ज्यादा है। आज की तारीख में 2.6 बिलियन लोग ओवरवेट हैं या ओबीज हैं, जो कि दुनिया की कुल जनसंख्या का 38% है। 2025 तक ये संख्या 51% तक पहुंचने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुक आइलैंड दुनिया का सबसे ओबीज देश है, जहां लोगों का एवरेज बीएमआई 32.9 है। इंडिया में हर साल मोटे लोगों की संख्या 5% बढ़ रही है, लेकिन बच्चों में ये ग्रोथ इससे भी दुगनी है। 18 मिलियन बच्चे ओवरवेट हैं और 2023 तक ये संख्या 27 मिलियन तक पहुंच गई थी। इसका मतलब हर 10 में से एक बच्चा ओवरवेट या ओबीज होगा। दिल्ली, तमिलनाडु और केरला ओबेसिटी का सेंटर बन गए हैं। पर सवाल यह है, मोटापा इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? सबसे बड़ा रीजन है बदलती लाइफस्टाइल और बिग मार्केटिंग। पहले लोग भूख लगने पर सैलेड या घर का खाना खाते थे, आज लोग सीधा पिज्जा, बर्गर और प्रोसेस्ड फूड की तरफ भागते हैं। फास्ट फूड चेन्स ने बच्चों को टारगेट करने के लिए अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना ली है। एड्स, मॉल के अंदर कलरफुल इंटीरियर्स और कार्टून मैस्कॉट्स, ये सभी बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। भारतीय आहार प्रथा जो हाई कार्ब फूड जैसे चावल पर आधारित है, उन लोगों के लिए बनी थी जो शारीरिक मेहनत करते थे, खेत में, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जो ज्यादा कैलोरीज जला सके। लेकिन आज के जमाने में हम मोस्टली कंप्यूटर्स के सामने काम करते हैं। जोमैटो, स्विगी और उबर ने हमारी जिंदगी आलस से बना दी है। हमारा लाइफस्टाइल पिछले कुछ दशकों में बदल चुकी है, लेकिन हम आज भी पुराने खाने के तरीके अपनाए हुए हैं। टेक्नोलॉजी ने भी ओबेसिटी बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। आज हर काम मशीन से होता है। 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी एप्स ने लोगों को मार्केट तक चलकर जाने की भी जरूरत नहीं छोड़ी। एस्केलेटर्स और एलिवेटर्स ने लोगों को स्टेयर्स चढ़ने तक से दूर कर दिया है। नींद का पैटर्न भी बिगड़ गया है। आज कोई भी एक फिक्स टाइम पर नहीं सो पा रहा। यह भी ओबेसिटी का एक बड़ा कारण है, क्योंकि इरेगुलर साइकिल मेटाबॉलिज्म बिगाड़ देती है और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो वेट गेन होता है और महिलाओं में तो ये उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी इफेक्ट डाल सकता है। अगर नींद डिस्टर्ब होती है तो हंगर हार्मोन्स भी असामान्य हो जाते हैं, आपको ज्यादा भूख लगती है और आप जंक फूड खाने लगते हैं। स्ट्रेस भी एक मेजर फैक्टर है। कार्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, जब रिलीज होता है तो आप और ज्यादा खाने लगते हैं। इमोशनल ईटिंग ओबेसिटी का एक बड़ा रीजन है। अगर देखा जाए तो इंडियन माइंडसेट यही है कि हम बचपन से पढ़ाई को प्राथमिकता देते हैं। स्कूल में हम बोर्ड एग्जाम्स पर ध्यान देते हैं, कॉलेज में जीपीए और जॉब में सैलरी बढ़ाने पर। इस चक्कर में हम 40-50 तक पहुंचते हैं और कई तरह की बीमारियों से घिरे होते हैं। ये हमारे माँ बाप और टीचर्स की गलती नहीं है। उनका लक्ष्य सिर्फ हमारी अच्छी जिंदगी बनाना होता है, लेकिन इस चक्कर में हेल्थ और फिजिकल फिटनेस का इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं। 2022 के एक सर्वे के मुताबिक 40% भारतीय WHO द्वारा सुझाए गए मिनिमम फिजिकल एक्टिविटी लेवल तक नहीं पहुंचते, जो सिर्फ 150 मिनट्स पर वीक है। अगर हम अपनी मेहनत की कमाई का मजा भी नहीं ले सकते या लंबी जिंदगी नहीं जी सकते, तो सफलता से क्या फायदा? क्वेश्चन ये है, कहां से शुरू करें? मैं भी और आप भी। मैंने काफी रिसर्च करी इस विषय पे। सबसे पहला कदम, बस चलना शुरू करो। शुरुआत करो 2000-3000 स्टेप से। कोई फैंसी गैजेट नहीं, बस एक बेसिक ट्रैकर लो। अगर आप ट्रैक करोगे तभी तो समझ पाओगे कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। दूसरा कदम, डाइट ठीक करो। अगर ये इतना आसान होता तो पूरा देश फिट होता, लेकिन सड़क पर निकलकर देखो तो हर इंसान आउट ऑफ शेप दिखाई देगा।
बाहर का खाना कम करो, घर का खाना ज्यादा। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, लेकिन फॉलो कितने लोग करते हैं। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इग्नोर होता है, नींद। अगर आपकी नींद खराब होती है तो मूड खराब होगा, एनर्जी लो होगी और विल पावर भी फेल हो जाएगी। लोग सोचते हैं कि बस मन बनाने की देर है, लेकिन विल पावर ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। आखिर में जो लोग फिट हैं वो सुपरस्टार या इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो भी आप और मेरे जैसे आम लोग हैं। कॉलेज जाते हैं, जॉब या बिजनेस संभालते हैं, फैमिली चलाते हैं। बस फर्क सिर्फ एक चीज का है, वो अपने 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो फैसला आपका है, समय को सही जगह लगाना है या बस गुजरने देना है।